गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश्वर सिंह राठौर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्ली, ब्लॉक पाली, डिस्ट्रिक्ट कोरबा से आज आपके लिए वर्चुअल क्लास फिजिक्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो आप 11th 12th क्लास दोनों देख सकते हैं। एक्चुअली ये वीडियो 12th क्लास के लिए रेडी किया जा रहा है, बट फिजिक्स कैसे पढ़ना है, कैसे स्टडी करना है, फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स कैसे इजी वे से पढ़ा जा सकता है, कैसे अच्छे समझा जा सकता है, इसके बारे में आज का क्लास रखा गया है। तो फिजिक्स मूलतः विज्ञान का एक ब्रांच है, जिसमें हम देखते हैं कि शुरुआत हम साइंस से करते हैं। साइंस मतलब विज्ञान, और विज्ञान जो है दो अक्षरों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का बोलने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ज्ञान यदि विधिवत ज्ञान के रूप में देखा जाता है या फिर स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसको विज्ञान कहा जाता है। तो विधिवत प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो मैं जैसे जैसे बोलूँगा आप लोग लिखते जाना, क्योंकि पूरा यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो इसको एक और दूसरे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सटीक तर्कों एवं सफल प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान को भी आगे चल के दो ब्रांचेस में विभाजित किया गया है, और ये जो दो ब्रांच है वो मूलतः एक फिजिकल साइंस है, जिसको हिंदी में भौतिकी विज्ञान कहा जाता है, और दूसरा जो है जैव विज्ञान है, जिसको बायोलॉजिकल साइंस बोला जाता है। तो भौतिकी विज्ञान पहला ब्रांच हो गया विज्ञान का, यानी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और दूसरा आपका जैव विज्ञान। जैव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस। अभी भौतिकी विज्ञान जो है आगे चल के और मुख्यतः 5-6 भागों में और डिवाइड है, जो होने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन 5-6 भागों में डिवाइड है, उसको हम लोग देखते हैं। जिसमें पहला आपका भौतिकी आता है। भौतिकी यानी आपका फिजिक्स, और दूसरा जो आता है वो रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान बोल सकते हो। तीसरा आपका मैथ्स, गणित बोल सकते हो, ठीक है। आगे जाकर आपका इसी तरह भू विज्ञान भी इसी में आता है, और आपका खगोल विज्ञान भी इसी में आता है, जिसको अब इधर हम लोग बायोलॉजिकल साइंस में देखते हैं। तो इसमें मुख्यतः दो डिवीजन को रखा गया है, जिसमें आपका पहला जो है जीव विज्ञान, और ये जीव विज्ञान वाले शब्द तो आप लोग सुनते ही आ रहे हैं, और साथ में दूसरा आता है आपका वनस्पति विज्ञान। तो इस तरह से आपका विज्ञान को ब्रांचेस डिवाइड है। इसके और बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन जो मुख्यतः हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको 11वीं 12वीं में क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा
इतना जानना जरूरी है। तो आगे देखते हैं, हमें हमारा जो सब्जेक्ट है आज वो फिजिक्स का है, तो हम लोग बाकी ब्रांचेस को छोड़ते हैं। ये आपके लिए ओवरव्यू एक नॉलेज था, कैसे कैसे क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो हमारा मेन है भौतिक। तो भौतिकी में हम देखते हैं आगे ब्रांचेस किस तरह से डिवाइडेड है। तो इसी भौतिकी सब्जेक्ट का आज क्लास है आप लोग का। तो भौतिकी को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका एक क्लासिकल फिजिक्स आता है। एक क्लासिकल फिजिक्स आपका एक ब्रांच है भौतिकी का यानी फिजिक्स का, और दूसरा जो आता है आपका एक मॉडर्न फिजिक्स होता है, जिसको आधुनिक विज्ञान भी बोला जाता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में इसको हिंदी में चिरसम्मत भौतिकी कहा जाता है, जबकि मॉडर्न फिजिक्स को आधुनिक भौतिक कहा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स में आप देखेंगे कि जो भी आपका 1900 सदी ईस्वी से पहले जितने भी आविष्कार खोज हुआ था, उसको क्लासिकल फिजिक्स के सीरीज में रखा गया है। इसका रीजन इसलिए है कि 1900 ईस्वी से पहले जितना भी आपका इन्वेंशन, रिसर्चेस, ये सब डिस्कवरी वगैरह हुआ था, वो बहुत धीमी रफ्तार से, बहुत धीमी गति से हुआ था। जबकि आगे 1900 सदी के बाद वाला आप देखें आविष्कार खोज को, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, यानी बहुत जल्दी जल्दी इन्वेंशन हुआ था। इसलिए फिजिक्स को दो पार्ट में इधर डिवाइड किया गया है। अब क्लासिकल फिजिक्स में होता क्या है, क्लासिकल फिजिक्स में मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना यानी आपका स्थूल घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना यानी आपका सूक्ष्म घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से दो अंतर हो गया। क्लासिकल फिजिक्स में आपका 1900 ईस्वी से पहले की फिजिक्स, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में 1900 ईस्वी के बाद का फिजिक्स को रखा गया है। दूसरा डिफरेंस ये हुआ, क्लासिकल फिजिक्स का जो इन्वेंशन, जो रिसर्चेस है वो स्लो था, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में रिसर्चेस, इन्वेंशन, खोज, आविष्कार, ये सब की गति क्या था, बहुत ही तीव्र था। और इसमें हम आगे, और तीसरा लास्ट आपका डिफरेंस ये है कि क्लासिकल फिजिक्स में मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना यानी स्थूल घटनाओं, यानी बड़ी बड़ी घटनाओं का अध्ययन किया गया था, जबकि इसमें छोटे लेवल माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म घटनाओं का। आगे आप लोग का और ये अच्छे से डिफाइन होगा कि मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना को क्लासिकल फिजिक्स में क्यों रखा गया है, जबकि माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना को आपका मॉडर्न फिजिक्स में क्यों रखा गया। ये आगे आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में पहला जो पार्ट आता है, इसको भी मेनी अब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है क्लासिकल फिजिक्स को। और इसमें पहला जो ब्रांच आता है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। यांत्रिकी को आप इसका एक दूसरा नाम भी बोला जाता है न्यूटनी यांत्रिकी। न्यूटनी यांत्रिकी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर जो खोज किया गया था वो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए उसके सम्मान पर मैकेनिक्स को न्यूटनी मैकेनिक्स भी बोला जाता है। तो इसमें एक और दूसरा जो ब्रांच मैकेनिक्स में और मूलतः इसमें आपका स्टडी ऑफ मोशन एंड ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ मोशन एंड ऑफ फोर्स का स्टडी किया जाता है मैकेनिक्स में। और देखा जाए तो मैकेनिक्स भी दो आगे चल के दो ब्रांच में डिवाइड हुआ। दो ब्रांच में, जिसमें पहला है स्टैटिक
स्टैटिक और दूसरा जो है आपका डायनेमिक्स। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, स्टैटिक आने स्थिति विज्ञान भी बोला जाता है, जबकि डायनेमिक्स को आपका गति विज्ञान भी कहा जाता है। स्थिति विज्ञान में आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन, त्वरण, आगे आपको ये सब चीज पता चलेगा। अभी जो जो बोल रहा हूं उसको आप लोग नोट करते जाइए, एक साथ एक ही जगह सब चीज को बताना पॉसिबल नहीं है। तो त्वरण और आपका फोर्स जो है जीरो होता है। ऐसे चीजों का स्टडी करने के लिए हम स्टैटिक साइंस यानी स्थिति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोग बोलेंगे कुछ भी चीज स्थिर है तो उसका अध्ययन क्यों करना पड़ रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि जैसा इंजीनियर्स लोग क्या करते हैं, पुल वगैरह का निर्माण करते हैं, घर का निर्माण करते हैं, डैम का निर्माण करते हैं, बांध, है ना। तो ये सब का निर्माण करते हैं तो वहां पे देखा जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, यानी आपका बल जो है साम्यावस्था पर है या नहीं। फिजिक्स में साम्यावस्था बोल दिया यानी उसका मान लगभग जीरो है, यानी वो संतुलन पर है। तो सभी फोर्सेस जीरो हो जाता है, उसमें जो आने वाला चीजें वो मूवेबल होता है, लेकिन उस पुल या डैम वगैरह घर और किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं होता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, फोर्स उस पे आके जीरो हो जाता है। इसीलिए स्टैटिक्स का स्टडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यानी इंजीनियरिंग पर ज्यादा रूप से किया जाता है। और इधर डायनेमिक्स को देखेंगे तो आपका आगे चल के दो भागों में भी इसको डिवाइड किया गया है। तो डायनेमिक्स को आगे देखेंगे तो काइनेटिक्स और आपका काइनेमेटिक्स, जिसको किनेटिक्स भी बोला जाता है और काइनेटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो किनेमेटिक्स या फिर काइनेटिक्स यहाँ तक आ रहा है? हाँ आ रहा है। नीचे कहाँ तक आ रहा है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, और बीच बीच में देखना पड़ रहा है। एक्चुअली मोबाइल से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग तो जान ही रहे हैं सिचुएशंस को, है ना। तो वाइट बोर्ड भी नहीं है, ये आपका ऐसी बनाया हुआ अरेंजमेंट है ना। तो धीरे से सब चीज व्यवस्थित हो जाएगा। तो डायनेमिक्स आगे चल के किनेमेटिक्स हो गया। किनेमेटिक्स को हिंदी में बोला जाता है शुद्ध गतिकी यानी जहां पे शुद्ध गति का अध्ययन किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार से दूसरे चीजों का अध्ययन नहीं किया जाता है। और दूसरा जो है आपका काइनेटिक्स। ठीक है, तो किनेमेटिक्स और किनेटिक्स, तो इसका प्रोनाउंसिएशन काइनेटिक्स भी बोल देते हैं, किनेटिक्स भी बोला जाता है। तो इसमें उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जी फॉरेनर प्रोनाउंसिएशन में जाएंगे तो आपको किनेमेटिक्स और किनेटिक्स बोला जाता है, जबकि इंडियंस में हम लोग काइनेमेटिक्स बोल देते हैं। तो स्टैटिक्स को आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टैटिक्स में फोर्स क्या होता है, आपका जीरो होता है, जबकि उस ऑब्जेक्ट, ये यंत्र, उस सिस्टम में फोर्स लगा रहता है, फिर भी क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि मैं पहले ही बोला था इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू बी जीरो, यानी आपका जो बल का साम्यावस्था होता है तो मतलब वो बल का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे स्टैटिक्स में आपको खासा ध्यान रखना है, ए इक्वल जीरो होता है और ए इक्वल भी जीरो होता है। ये हम बात कर रहे हैं सिस्टम का। जैसे पुल में गाड़ियां वगैरह तो चलती है। अब जो चलने वाला चीज क्या है, आपका मूवेबल है, गतिशील है, लेकिन पुल तो स्थिर है ना। तो सिस्टम किसके ऊपर बना हुआ है, पुल के ऊपर। वैसी डैम भी है ना। तो जो भी स्थिर अवस्था में जो सिस्टम होता है, सभी कौन किस में आएगा, स्टैटिक्स
यानी स्टैटिक्स साइंस में आएगा, यानी स्थिति विज्ञान में आएगा। इधर हम डायनेमिक्स को देखेंगे तो किनेमेटिक्स और किनेटिक्स। वैसे तो डायनेमिक्स को दो भाग में डिवाइड नहीं कर पाते हैं यदि इंजीनियरिंग लेवल में देखा जाए तो, क्योंकि किनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है आपका शुद्ध गतिकी, और किनेटिक्स यानी बल गतिकी। तो शुद्ध गतिकी में आपका बल का अध्ययन नहीं होता है, जबकि किनेटिक्स में बल का भी अध्ययन होता है। तो किनेटिक्स में बल का अध्ययन होता है। तो एक किनेटिक्स में आप ध्यान देंगे कि किनेटिक्स में एक सिचुएशन आता है, बल का मान भी कभी कभी 0 हो जाता है। तो किनेटिक्स तो जो किनेमेटिक्स भी है वो किनेटिक्स में एक स्पेशल केस पर आता है। लेकिन हम लोग दोनों को अलग अलग अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड करके पढ़ाई करते हैं, जिससे हमारी स्टडी सही से हो। तो किनेमेटिक्स में आपका शुद्ध गतिकी, आपका वो गति का अध्ययन कर रहे हो, वो कितना फास्ट चल रहा है, कितनी दूरी तय किया, कितना विस्थापित हुआ, या कितना स्पीड है, कितना, ये सब चीज देखते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो जो गति हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके हम लोग कॉजेज रीजन को हम लोग नहीं जानते हैं, या फिर उसके रीजन का स्टडी हम लोग नहीं करते हैं। ऐसे सभी सिस्टम आपका किनेमेटिक्स में आता है। जैसे आप लोग केवल डिफाइन करेंगे, जैसे आपका विस्थापन क्या है, आपका दूरी क्या है, आपका त्वरण क्या है, वेग क्या है, ये सब डिफाइन होगा। लेकिन किनेमेटिक्स में फोर्स वाले शब्द का यूज नहीं होगा, क्योंकि गति किससे आता है, फोर्स से आता है। आगे मैं इसके बारे में किनेटिक्स में बताऊंगा। तो किनेमेटिक्स में वो सभी चीजों का यूज होगा। जैसे आप लोग यहां से आपका 11th 12th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है। जैसे 11 के सिलेबस में आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड के छोड़कर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जाएंगे तो 3 प्रकार से चैप्टर आपको दिखेगा। ऋजुरेखी गति दिखेगा, सदिश विश्लेषण दिखेगा, और समतल में गति दिखेगा। किनेमेटिक्स में हम ना 2 चीजों का अध्ययन करेंगे, 1D मोशन का, दूसरा 2D मोशन का। तो 1D मोशन 2D मोशन में हम लोग कहीं भी फोर्स का यूज नहीं करेंगे। आप लोग अपने 11th वाले अपने 11 का बुक देख सकते हैं, जो 12th क्लास में है वो 11 क्लास एक से क्लासेस का बुक उठा कर देख सकते हैं कि किनेमेटिक्स आपका 3 टॉपिक पर, आपका ऋजुरेखी गति पर, सदिश विश्लेषण पर, और समतल में गति पर, ये तीनों चीजों में आपका फोर्स के अकॉर्डिंग डेरिवेशन या फिर उसके अकॉर्डिंग अध्ययन नहीं होगा, क्योंकि ये शुद्ध गतिकी है। गति के कारण पे नहीं जा रहे हैं, गति कैसा हो रहा है, कितना स्पीड है, कितना उसका चाल है, वेग है ना, ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें कंटेंट्स में क्या आ जाएगा, आपको क्या क्या पर होगा किनेमेटिक्स में, स्पीड पर हो गए, एवरेज स्पीड पर हो गए, है ना, औसत वेग, औसत चाल, है ना, त्वरण, ये सभी चीजें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तात्क्षणिक वेग, डिस्टेंस, है ना, ये सभी चीजों का आप अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही आप यूनिफॉर्मली मोशन एक समान गति का भी अध्ययन किनेमेटिक्स में किया जाता है। एक समान जो गति होता है एक्चुअल में क्या होता है, उसमें फोर्स 0 होता है, फोर्स वहां पे अप्लाई नहीं होता है। इसलिए एक समान गति को भी किनेमेटिक्स में रखा गया है, क्योंकि यह शुद्ध गतिकी है जहां पे बल का कोई भी स्थान नहीं है। तो इस तरह से आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। यहीं से आपको फिजिक्स स्टार्ट हो गया है ना। तो आप लोग 11 क्लास की सिलेबस देखना, है ना, 3rd 4th 5th ऋजुरेखी गति, सदिश विश्लेषण,
और समतल में गति, यानी तीनों को एक तरह से देखा जाए तो 1D मोशन और 2D मोशन, यानी एकविमी गति और द्विविमी गति। साथ में आपका इसके अलावा आपका क्या है, यूनिफॉर्मली मोशन भी आएगा, एक समान गति वाला। और इसके साथ प्रोजेक्टल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति, आपका रिलेटिव मोशन यानी आपेक्षिक गति। और जितना भी स्टडी हुआ है आपको ग्राफ के द्वारा हुआ है ना। ग्राफ के अकॉर्डिंग आप और दूसरा भी देख सकते हैं कि इसमें आपका न्यूटन का जो गति का समीकरण उसको भी प्रूव किया गया, लेकिन आप लोग और न्यूटन की गति के समीकरण को इसमें भी प्रूव किया गया है किनेमेटिक्स में और किनेटिक्स में भी। लेकिन किनेमेटिक्स में आपका न्यूटन के गति के समीकरण को प्रूव किया गया है, तो वहां पर फोर्स का यूज नहीं किया गया है, बिकॉज नॉट टू अप्लाइड फोर्स व्हेन द स्टडी ऑफ द किनेमेटिक्स। यानी किनेमेटिक्स का स्टडी करते समय आप फोर्स का यूज नहीं करना है, दैट इज ए किनेमेटिक्स। ठीक है, जबकि किनेटिक्स में फोर्स का यूज होता है। यानी किनेटिक्स में हम लोग जनरली तो फोर्स का भी स्टडी करते हैं मोशन के साथ साथ। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जो मैकेनिक्स में है स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्स, इसी का भी बात यहाँ नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्स किनेटिक्स, जबकि ओनली स्टडी ऑफ द मोशन इन किनेमेटिक्स। तो किनेटिक्स में आपका स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज ऑफ फोर्सेस, यानी आपका गति और गति के साथ वह गति क्यों हो रही है, कैसे गति कर रही है, यानी उसकी कारण का जब स्टडी करते हैं तो आ जाता है किनेटिक्स में। कारण का स्टडी करते हैं तो किनेटिक्स में इसलिए आता है कि आपका जो गति है वो किसके द्वारा हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी कारण क्या है। तो हम कहाँ जाएंगे, फोर्स में जाएंगे। बिकॉज बिना फोर्स के कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में आपका गति नहीं कर सकता। यानी जब तक बल में परिवर्तन नहीं होगा तब तक गति नहीं होगा। तो यहाँ पे जो रीजन है उसका भी स्टडी किया जाता है। तो एक किनेटिक्स, तो किनेटिक्स को मैं क्या बोला हूं, किनेटिक्स में आपको फोर्स भी स्टडी होगा। यानी इसका नाम ही क्या है, बल गतिकी, यानी बल प्लस गति, यानी गति के साथ साथ बल का भी अध्ययन किया जाता है। तो यह किस में आता है, किनेटिक्स। जबकि यह क्या है, शुद्ध गति, ओनली गति का स्टडी है ना, और इसमें आपका बल के साथ साथ गति का। तो इसमें आप लोग नोट डाउन ये भी करिएगा कि 11वीं क्लास में आपका किनेटिक्स किसका स्टडी किया जाता है। तो आपका गति के नियम से लेकर पूरा चैप्टर लास्ट तक, यानी आपको उस थर्मोडायनेमिक की बस को छोड़ दीजिए, गतिकी को, बाकी जितने भी चैप्टर है सब किस में आएगा, किनेटिक्स में। ठीक है, तो किनेटिक्स में आपको मैं ओरली एक बार बता दे रहा हूँ क्या क्या चैप्टर आएगा आपको 11वीं क्लास में। तो पहला जो है गति के नियम, जिसमें आप नियम भी पढ़ेंगे गति का, साथ में आपको गति का समीकरण भी पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर में आप लोग ले सकते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, ये भी चैप्टर आपको 11वीं क्लास में मिलेगा। साथ में आप लोग कर्णों की निकाय की गति और दीर्घ पिंड देख सकते हैं, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। ठीक है, एंड थर्ड चैप्टर में आप आएंगे तो नेक्स्ट आपको गुरुत्वाकर्षण मिलेगा। गुरुत्वाकर्षण में आपका ग्रेविटेशन आएगा। और फिफ्थ में आओगे आप तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक मैटर, यानी आपका स्थूल द्रव्य की गुण, जिसमें आपको 2-3 चैप्टर आएगा। जैसे पहला है ठोसों के आंतरिक गुण, दूसरा आपका तरल के आंतरिक गुण। इसी तरह आप आगे देखेंगे तो एक और चैप्टर मिलेगी, इसमें द्रव्य के तापीय गुण। इसके बाद आप आगे देखेंगे चैप्टर आपको मिलेगा आदर्श गैसों का व्यवहार तथा उसके गैसों के अनुगति सिद्धांत। ये भी चैप्टर आपका किनेटिक्स में मिलेगा। एंड सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपका दोलन और तरंग,
आने आपको ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये भी आपको किस में आगे किनेटिक्स आने। हम मूलतः बोल सकते हैं कि आपका 11 का जो फिजिक्स है वो 90% आपका किनेमेटिक्स और किनेटिक्स से अटैच है, यानी इसी का ही स्टडी आपको करना है। एक और इसमें रिलेवेंट जो ब्रांचेस जो बच जाता है वो आपका है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी क्या होता है, ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी भी आपको 11 सब्जेक्ट में दिख जाएगा। इस थर्मोडायनेमिक्स को भी आपका क्लासिकल फिजिक्स के अंदर रखा गया है। ऊष्मा गतिकी में हम लोग मेनली ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी और उसके अदर फॉर्म्स को देखेंगे। तो ये ऊष्मा गतिकी यानी ऊष्मा के प्रॉपर्टीज, गुण, अध्ययन, ऊष्मीय ऊर्जा, आपको ऊष्मा इंजन, कार्नो इंजन, ये सभी की स्टडी आपका इसके अंतर्गत करेंगे, जिसमें आपका एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सभी टर्म्स आपको आगे चलकर दिखेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स तो आपका 11 का फिजिक्स जो है इन तीन चीजों पे सिमट जाता है। यानी किनेमेटिक्स में स्टार्टिंग का 3 चैप्टर फर्स्ट सेकंड को छोड़कर, और किनेटिक्स में 5-6 चैप्टर से लेकर आने आपका एक आपको रिवाइज आपको रिपीट कर चुका हूँ, आप लोग वीडियो को रिवर्स कर करके देख लेंगे। तो किनेटिक्स में आपको गति के नियम से लेकर दोलन तरंग तक, ठीक है। एक लास्ट बीच में चैप्टर बचता है वो थर्मोडायनेमिक्स आता है। वो यानी टोटली जितने भी आपका जो सिलेबस है वो किनेमेटिक्स यानी आपका शुद्ध गतिकी में, और किनेटिक्स यानी बल गतिकी में, और थर्मोडायनेमिक्स यानी आपका ऊष्मा गतिकी में, ये तीनों पार्ट में आपको क्या होता है 11 का फिजिक्स जो है सिमट जाता है। यानी एक तरह से आप देखेंगे तो आप 11th में किसका स्टडी कर रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स का। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब हमको पता नहीं चलता है, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, इसलिए आपका इंट्रोडक्शन वीडियो रखा गया है ताकि आप फिजिक्स को समझो, कहां से कैसे किसको उठाया गया है, कैसे क्या किया गया है। जैसे अब मैं बोला किनेमेटिक्स आपके लिए इजी हो गया। किनेमेटिक्स में क्या आएगा आपका, एकविमी गति, द्विमी गति, सदिश विश्लेषक, ये सब किस में आएगा, किनेमेटिक्स। आपको वहां पे कहीं भी फोर्स आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको किस में रखा गया, किनेमेटिक्स में। तो आपको ऑलरेडी इजी हो गया कि आपका जो बल है किनेमेटिक्स में नहीं अप्लाई होगा। तो एक ओवरव्यू आपको पता चल गया ना। इसी की तरह किनेटिक्स, किनेटिक्स क्या है, ये सब चैप्टर आ रहा है, मतलब बल का भी स्टडी होगा, बल के साथ साथ फोर्स का भी। आने जो जिसका स्टडी कर रहे हैं उसके कारण को भी देखना है, किस में आ जाएगा, किनेटिक्स। और ऊष्मा गतिकी, यानी ऊष्मा गतिकी में क्या करना है आपका, हीट एनर्जी और उसकी प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये अब ये तीनों किसके अंदर आए, क्लासिकल फिजिक्स। अब आप कई जगह ऐसे होता है, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स होता क्या है ये नहीं पता चल पाता है आगे चलकर, अब पूरे 11 में भी टॉप कर चुके रहते हैं, ऐसा भी होता है, आए जनरली होता ही है। इसलिए सब मैं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सब आप लोग को बता रहा हूँ। अब ये तो हो गई 11 क्लास की बात। यदि आप 12th क्लास की तरफ जाएंगे तो क्लासिकल फिजिक्स को और भागों में डिवाइड किया गया है। तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इसके बाद आपको आएंगे एकॉटिक्स। एकॉटिक्स में आप देखेंगे इसको बोला जाता है ध्वनिकी, आने वेव साउंड्स, आने साउंड वेव बोल सकते हैं आप। तो साउंड वेव आने आपका ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग का अध्ययन एकॉस्टिक्स आने आपको ध्वनिकी में किया जाता है, ये भी ब्रांच। और ये साउंड वेव्स का थोड़ा बहुत आपका सिमिलरिटी किनेटिक्स से मैच होता है जब आप दोलन और तरंग को पढ़ेंगे। तो दोलन और तरंग आप साउंड वेव से रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आगे और जाएंगे तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो आप एकॉटिक्स का आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत 11 क्लास में आप स्टडी करेंगे, किसके माध्यम से, आपका ऑसिलेशंस एंड
वेव यानी दोलन और त्वरण के माध्यम से। तो नेक्स्ट देखेंगे आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी आपका विद्युत गतिकी। तो वैद्युत गतिकी ये आपका, अब आपका यहां से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 12th क्लास की स्टार्ट हो रहा है। तो ये वीडियो ना जनरली 11th 12th दोनों के लिए है। तो 11th क्लास वाले को थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन 12th क्लास वाले को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उन लोग मैकेनिक्स को पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ चुके हैं, एकॉटिक्स को थोड़ा बहुत आपका वेव्स और आपका ऑसिलेशन के रिलेटेड पढ़ चुके हैं। तो इतना तो आपको 12th वाले को पूरा समझ में आ गया होगा। लेकिन 11th क्लास वाले को ये सब समझ में आएगा जब रिलेवेंट आपका जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, तो आप लोग को अच्छे से और भी ये समझ में आ जाएगा। अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग नोट डाउन करते रहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से हम लोग इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ साथ मैग्नेटिज्म आता है, यानी आपको चुंबकत्व यानी विद्युत और चुंबक। विद्युत और चुंबक का भी अध्ययन हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को आप देखेंगे तो आगे चल के इलेक्ट्रो मैग्नेटिक का क्या आपको चैप्टर मिलेगा, है ना। तो आने विद्युत चुंबकीय उसका भी स्टडी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होता है। आने आपका 3 तरह का पार्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जितने भी आपका चैप्टर है। दूसरा आपका मैग्नेटिक से रिलेटेड चैप्टर, यानी मैग्नेटिक का क्वालिटीज, मैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक का जितने भी एप्लीकेशंस वो सब देखेंगे। और इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय। तो विद्युत चुंबकीय के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय के गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सभी आप लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे, जो आपका 12th क्लास की स्टार्टिंग है। शुरू का चैप्टर एक पार्ट बोलना चाहिए आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से 2-3 चैप्टर, 3-4 चैप्टर मिल जाएगा। मैग्नेटिक्स से मिल जाएगा 2 चैप्टर मैग्नेटिज्म से, और आपके इलेक्ट्रो मैग्नेटिक से मिल जाएगा 2-3 चैप्टर। यानी शुरू का 7-8 चैप्टर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से कंसीडर करेंगे, है ना। तो यहाँ से आपको स्टार्ट होता है 12th क्लास का फिजिक्स, ठीक है। इसको किस में रखा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और ध्यान रखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी किस में आ रहा है, अभी क्लासिकल फिजिक्स है। आने आप अभी तक क्लासिकल फिजिक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में भी आ चुके हैं। आगे चल के आप देखेंगे तो ऑप्टिक्स आएगा। तो ऑप्टिक्स में आप लोग आने ऑप्टिक्स बोल सकते हैं हिंदी में प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में आप 2 चीजों की स्टडी करेंगे, ये भी आपका 12th क्लास के सिलेबस में है। जो आपको जैसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म होगा आपके ऑप्टिक्स चालू हो जाएगा। ऑप्टिक्स में आप देखेंगे कि 2 चैप्टर, एक आपका लाइट ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स बोला जाता है जिसको, और दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स। ये 2 टॉपिक यानी 2-3 चैप्टर इसका भी ऑप्टिक्स को मिलेगा। तो इसमें भी आप देखेंगे तो रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी में आप देखेंगे तो उसमें आप 10वीं 9वीं क्लास में भी देखे होंगे, पढ़े होंगे 11th वाले, है ना, अब 12th वाले भी। तो ऑप्टिक्स में आप देखेंगे कि कहाँ तक आ रहे हैं। तो जैसे आप लोग दर्पण के बारे में पढ़े होंगे, दर्पण के परावर्तन, दर्पण के अपवर्तन, दर्पण के गुण, है ना, दर्पण का सूत्र, लेंस का सूत्र, लेंस की क्षमता, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, इधर उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, है ना, ये सभी किस में आ जाएगा, रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स किस पार्ट में है, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स। तो वे ऑप्टिक्स में क्या क्या आएगा आपका, तरंग प्रकाशिकी में आपका देखेंगे आगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, हाइगन का, है ना,
आपका आगे आपका जितने भी पोलराइड वगैरह है ना, जितने भी आपका तरंग की गति सिद्धांत, व्यतिकरण है ना, आपका विवर्तन, ये सभी टॉपिक्स आप किस में स्टडी करेंगे? वेब ऑप्टिक्स में। ठीक है, ये इसका भी आपका 12th क्लास में मिल जाएगा, आगे आपको और क्लियर होगा। इसके बाद यदि आप और आगे जाएंगे तो यहाँ तक क्लासिकल फिजिक्स अपना होता है, इसके और भी ब्रांचेस है, लेकिन हमको यहीं तक जानना जरूरी है। आगे आप मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स के लिए जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको एरो डाल के इधर नीचे से मैं कंसर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा केयरिंग करिएगा मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से चालू है। तो मॉडर्न, अब आपका इतना चैप्टर आने, आपका 12th में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ गया, ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बता चुका मैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सभी चीजें आएंगे। ऑप्टिक्स में बता दिया रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, यानी किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, है ना, ये सब बता चुका। मॉडर्न फिजिक्स आपको 11 में तो आपको मॉडर्न फिजिक्स नहीं मिला, ठीक है, तो आपको ये 12th क्लास में आपको मॉडर्न फिजिक्स जो है मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इसमें आप यदि आप इसका स्टडी करेंगे, किसका, आपका मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स को पहले ही बताया था मैं, 1900 ईस्वी के बाद जितने भी इन्वेंशन रिसर्चेस आने आपको खोज आविष्कार हुआ, वो किसको किस में रखा गया? मॉडर्न फिजिक्स में। और साथ ही में बताया था माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना, यानी सूक्ष्म घटनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये सभी चीजें आपको पहले ही रिकॉल कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आप मॉडर्न फिजिक्स में जाओगे तो पहला जो आता है एटॉमिक फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स आने आपका परमाणु भौतिकी। तो परमाणु भौतिकी में आप स्टडी करेंगे परमाणु संरचना, परमाणु के गुण, ये सभी आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, और डिटेल अच्छे से देखेंगे केमिस्ट्री में तो मिलेगा। तो यहाँ से एटॉमिक भी आपका फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का भी सिलेबस थोड़ा अटैच होते जाता है, क्योंकि माइक्रो लेवल है, तो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, तो आपको माइक्रो लेवल में आना पड़ेगा। माइक्रो लेवल डैश बिलोंग ऑन केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स, है ना, तो आपको अब दोनों को लेकर थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा हटकर हो जाता है। अब दूसरे में जाएंगे आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। तो नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी में आप देखें, इतने सुनते हैं बम, परमाणु बम, अणु बम, है ना, ये सभी क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा जाता है। जैसे आप लोग 10वीं में भी ये कंटेंट सुने होंगे, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, है ना, नाभिकीय विखंडन जैसे आपका परमाणु बम, नाभिकीय संलयन जैसे आपका सूर्य की ऊर्जा, है ना, ये सभी किस में आएगा? आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें नाभिक के प्रॉपर्टीज, नाभिक के एप्लीकेशंस, नाभिक के रिलेटेड जो भी फिजिक्स है उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करेंगे। आगे आप जाएंगे तो मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी आता है इसी में। मॉलिक्यूलर फिजिक्स यानी आणविक भौतिकी, आणविक भौतिकी यानी अणु के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। आगे इसी सीरीज में जाएंगे आपको तो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स यानी आपका क्वांटम भौतिकी। तो आप लोग 11 क्लास में देखे होंगे केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर्स, है ना, आप उसी के रिलेटेड केमिस्ट्री में पढ़े होंगे प्लांक वाला रूल्स, हाइजेनबर्ग, है ना, आपका क्वांटम नंबर्स, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो वहाँ से आपका क्वांटम जो मैकेनिक्स है वो स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो इसी में आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो रिलेटिविटी भी इसी पे कंसिडर है। तो रिलेटिविटी आपका क्या होता है? सापेक्षिकता का सिद्धांत
जिसको 1900 ईस्वी के बाद आने आपका 1910, 15, 1905 ऐसी एवन आपका टाइम पर अल्बर्ट आइंस्टीन, आप लोग सभी नाम सुने होंगे, जो इसका सिद्धांत को दिया था, है ना। इसके बाद और आगे आप जाएंगे तो सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स आता है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी आपका इसको हिंदी में बोला जाए तो ठोस अवस्था भौतिकी, इसके बारे में भी है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप 12th क्लास में देखेंगे। इसमें आप क्रिस्टल के रिलेटेड, अर्धचालक, मिश्र धातु, तो ये चैप्टर भी आपका सिलेबस में 12th क्लास में है। तो ऐसे करके आप और आगे जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है कि इसमें आप जो कंप्यूटर वगैरह तो सब सुने होंगे, ट्रांजिस्टर, डायोड, है ना। आप डायोड ये सभी चीजें, गेट, है ना, ये जो जितने भी कंप्यूटर्स के रिलेटेड, जो पहले रूम इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, अब धीरे से छोटा हो गया, है ना, ये सब किसके बदौलत है? इलेक्ट्रॉनिक्स के रिसर्चेस और इन्वेंशन के बदौलत आपका हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। अर्धचालक से किस तरह से आपका सिस्टम बनाया जाता है ना। तो इसके अंदर आप लोग का डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, आपका गेट में आपका एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, है ना। इसके रिलेवेंट और भी गेट्स आते हैं, जैसे नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, है ना। ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग स्टडी करेंगे। तो इस तरह से आपका फिजिक्स का एक ओवरव्यू मोनो हो गया। तो इस तरह से आप एक चार्ट, भले आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये उतनी मजा आता है पढ़ने में जितना आप लोग अपने बुक को पढ़ेंगे। बुक को पढ़ने के बाद इसको देखेंगे, हाँ यही चार्ट सही है, और 11th 12th के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये चार्ट बहुत जरूरी है। तो 11th 12th के सब्जेक्ट से पहले आपको ये चार्ट भली ही आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द जैसा लग रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे ऐसे चार्ट को लेते हुए, कंपेरिजन करके पढ़ते हुए, तो आपको स्टडी बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अब मेनली ये प्रॉब्लम जो आता है वो मैं पहले डिस्क्राइब कर दिया कि कौन कहाँ से आता है, कैसे लिया गया है। तो आपको 11th में आपको क्या है, सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। क्लासिकल फिजिक्स में आपका मैकेनिक्स आएगा, मैकेनिक्स में भी किनेमेटिक्स और किनेटिक्स आएगा, और इसके अलावा एक और ब्रांच आएगा इसमें क्लासिकल फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स। अनेक 3 ब्रांचेस, किनेमेटिक्स, किनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक ही पढ़ेंगे। जबकि 12th क्लास में आपका क्लासिकल फिजिक्स के साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स भी आपको दिखेगा। तो क्लासिकल फिजिक्स में ही आपका 12th में भी 2 चैप्टर बताया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और आपका ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपको लोग को बताया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी के रिलेवेंट जितने भी से आपका चैप्टर है ना। मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिज्म के रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी पर मैग्नेट का क्या इफेक्ट होता है, मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी पर क्या इफेक्ट होता है, इसके रिलेटेड आपको चैप्टर मिलेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर भी मिलेगा आपको। इसका ऑप्टिक्स के बारे में बताया आपको 2 चैप्टर, इसमें भी आएगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तो इसका भी स्टडी करेंगे। इसके अब ये 2 टॉपिक तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स से लिया गया, यानी क्लासिकल फिजिक्स से, है ना। तो आप मॉडर्न फिजिक्स में आप एटॉमिक का चैप्टर देख चुके, ये नया चैप्टर है, कुछ ही साल हुआ है। जब हम लोग स्टडी कर रहे थे उस समय सब एटॉमिक, न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं रखा गया था, फिजिक्स में नहीं था, वो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट में था। तो अब इसको केमिस्ट्री से लेकर कुछ पार्ट जो फिजिक्स में जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आपके एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स का जो कंटेंट्स है उसको फिजिक्स सब्जेक्ट में रखा गया है। तो इसका भी 2 चैप्टर आपको मिल जाएगा। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी आपका चैप्टर है
12th क्लास में, वो क्या है, छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है। मेगा जो चैप्टर है आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स से भी है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑप्टिक्स आपका हाई स्कोरिंग है और थोड़ा सा इजी भी है और समझने लायक भी है। और जबकि मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे तो आपको छोटा छोटा पार्ट लेकर स्टडी करना पड़ेगा, जैसे केमिस्ट्री में आप लोग को करना पड़ता है। तो एटॉमिक्स, न्यूक्लियर, तो मॉडर्न फिजिक्स में फिजिक्स हेल्प भी हो जाता है कि हम लोग केमिस्ट्री भी जानते हैं, तो ये हेल्प हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स को समझने में। इसका मॉलिक्यूलर भी, आप ये सब टर्म्स तो जान ही रहे हो, केमिस्ट्री में सुने ही हो, तो एक आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी इसमें है। तो आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आप लोग जानते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ये आपका एक नया फिजिक्स में एक स्पीड को इंक्रीज किया क्वांटम के नाम से। आज ये सब पॉसिबिलिटी होते जा रही स्टडी। रिलेटिविटी की थ्योरी, सापेक्षिकता का सिद्धांत, ये भी बताऊंगा मैं अभी आगे चलकर होता क्या है। तो सॉलिड स्टेट, आप इसका क्रिस्टलीय संरचना आपको 11 के केमिस्ट्री में पढ़े ही होगे, है ना। साथ ही आप लोग मिश्र धातु, अर्धचालक, ये सब के बारे में भी पढ़े होंगे, सब सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका अर्धचालक की प्रॉपर्टीज, अर्धचालक से आप क्या क्या सिस्टम यंत्र बना सकते हैं, वो सभी चीजें, डायोड, ट्रांजिस्टर, आपका ट्रायोड, आपका गेट वेट, ये सभी किस में आएगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में। इस तरह से एक ओवरव्यू आपका स्टडी